हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम दूसरे जीके का ये 8वां पार्ट लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 6 तक यानी 7 तक कंप्लीट नहीं देखे तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से आप आसानी से देख लीजिएगा। और ये इस वीडियो का जो 8वां पार्ट होगा तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 351 से। क्वेश्चन नंबर 351 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हम सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि किस देश में किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है कि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, वह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश से। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है। याद रखिएगा कि दोस्तों बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका वहाँ का जो रुपया है तो वहाँ पर जो कि टाका होता है, याद रखिएगा वहाँ का मतलब जो कि टाका होता है। और इसकी राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी जो कि यहाँ पर ढाका होता है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। ढाका और टाका, ढाका यहाँ की राजधानी है बांग्लादेश की और टाका यहाँ की करेंसी है, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352। क्वेश्चन नंबर 352 है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि www का अर्थ होता है। और कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो याद रखिएगा 1822 ईस्वी में जो कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। और किसने किया था, तो वो याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो कि यहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में कितनी बाइट्स होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि 1 KB में जो कितने होते हैं तो 1024 बाइट होते हैं। और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर 1024 बाइट बराबर कितना होता है, याद रखिए दोस्तों कि 1 MB होता है, यानी कि 1024 KB बराबर कितना होता है, 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि 1024 MB बराबर कितना होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ये 1 GB होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 1024 GB बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 1024 यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा चलिए इसको हटा देते हैं। 1024 GB बराबर कितना होता है, याद रखिएगा कि 1024 GB बराबर होता है वो होता है 1 TB। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 1024 GB बराबर 1 TB होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 355 कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में जो कि भगत सिंह का साथी कौन था। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जो साथी उसमें थे वो थे बटुकेश्वर दत्त, उसके बाद यहाँ पर राजदेव थे और यहाँ पर राजगुरु थे और सुखदेव थे। ये तीन जो कि यहाँ पर भगत सिंह के साथी थे, जिनमें कि यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो कि 23 मार्च, याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों महावीरों को एक साथ फांसी की सजा यानी फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 356। तो क्वेश्चन नंबर 356 यहाँ पर देखिएगा कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो कि 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 357 कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक भी करिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के स्टडी मटेरियल आपको मिलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 358 की किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और उनको कब दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो याद रखिएगा इनको जो कि 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 359 कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। तो याद रखिएगा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो कि 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था और इस पर ये पारित कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360 कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, इलाहाबाद अब यहाँ पर प्रेजेंट कहाँ है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अब इसका नाम क्या है, याद रखिएगा कि अब इलाहाबाद का नाम जो कि उत्तर यहाँ पर भैया प्रयागराज हो गया, याद रखिएगा। इलाहाबाद का नाम बदल कर अब यहाँ पर जो कि प्रयागराज कर दिया गया है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 361 कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ तो ये सबसे पहले सहायक संधि किस
राज्य के शासन की थी? याद रखिएगा कि हैदराबाद के निज़ाम ने जो कि यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 362 कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है, तो एक गोंड जनजाति, जिसको यहाँ पर आदिवासी के नाम से जानते हैं। ये गोंड जनजाति जो कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 363 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो ए.ओ. ह्यूम थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 364 कि शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कि शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो भगत सिंह को जानते हैं शहीद आजम के नाम से। याद रखिएगा। भगत सिंह के बारे में डिटेल थोड़ा बता ही चुके हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 365 कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो याद रखिएगा ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो कि भारत का विभाजन हुआ था, इसमें भारत जो कि अलग हुआ था पाकिस्तान से, यानी कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग दो राज्य बनाया गया। इसमें यहाँ पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था। याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को, और भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 366 कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो थे उनकी हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा ये उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या किया गया था। और कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये 24 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 24 जुलाई 1927 ईस्वी को जो कि हत्या कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367 कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में जो कि गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? याद रखिएगा कि 1911 ईस्वी में जो कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। बंगाल कहाँ से अलग हुआ था? याद रखिएगा ये बंगाल जो कि यहाँ पर बिहार का ही एक हिस्सा था, बिहार से 1905 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368 कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिए दोस्तों कि भारत में कुल यहाँ पर देखिए 25 उच्च न्यायालय है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर यहाँ पर जो कि करंट से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के जो कि अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। याद रखिएगा। और अमरावती में जो कि 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 369 कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो जी.बी. मावलंकर थे। याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल जो कि यहाँ पर 5 वर्षों का होता है। और अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो कि यहाँ पर 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल जो कि यहाँ पर 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल आप अगर पूछे तो यहाँ पर 6 वर्ष आंसर लगाएं। याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल जो कि यहाँ पर 6 वर्षों का होता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा कि लोकसभा जो होता है वो एक निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ये भी याद रखिएगा उच्च सदन होता है और ये निम्न सदन होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 370 कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिए दोस्तों संविधान सभा का जो कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को चुना गया था। कब चुना गया था? याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1947। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1947 इसको जो यहाँ पर चुना गया था। और ठीक इसी के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 सॉरी याद रखिए 1946 यहाँ पर 1946 याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 9 दिसंबर 1946 को जो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था। और इसी के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके परमानेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 371। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 371 कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? अमरावती है। आपको बता दिया हूँ अमरावती। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 372 कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो कि मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी कहाँ भी आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि केरल की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा इसकी राजधानी तो कि तिरुवनंतपुरम है या फिर त्रिवेंद्रम भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो आपको जो आंसर ऑप्शन मिलेगा आपको आंसर लगाना त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373 कि भरतनाट्यम नृत्य शैली जो कि मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ पर चेन्नई स्थित। याद रखिएगा
यहाँ पर राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उन वीडियो को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 374, कथकली जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 375। तो क्वेश्चन नंबर 375 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 375 जो कि यहाँ पर दिया गया है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर होते हैं कि जम्मू कश्मीर से उसकी हाल ही में अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जो कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर राज्य से हटाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। याद रखिएगा, वो दामोदर नदी पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377 कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम, याद रखिएगा। वो रनाडेव जो कि यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 379 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है। तो याद रखिएगा, ये किस अंग की है, तो सुरक्षा परिषद का जो कि कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 380। क्वेश्चन नंबर 380 यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, सबसे पहले यहाँ पर याद रखें कब दिया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता है कि कब दिया गया था। तो याद रखिएगा कि 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इनको किस क्षेत्र में, वो साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में इनको जो कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किन साहित्य के लिए, याद रखिएगा, इनका गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 381 कि मिड डे मील योजना जो कि किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों, मिड डे मील योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1962 में, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ये शुरू हुआ था 1962 ईस्वी में ही, जो कि यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये औपचारिक रूप से लागू किया गया था तमिलनाडु राज्य में। लेकिन यहाँ पर 1995 इसका राजधानी इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत में जो कि यहाँ पर वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना लागू हुई थी। तो आपको यहाँ पर अगर औपचारिक रूप से पूछे तो आपको 1962 आंसर लगाना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर ऑप्शन में 1962 ना मिले तो यहाँ पर 1995 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत में जो 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना लागू हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 382 कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था। याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो कि अमार सोनार बांग्ला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान भी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 383 कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक जो कि यहाँ पर इसका संस्थापक बहलोल लोदी था संस्थापक। और यहाँ पर याद रखिएगा कि सैयद वंश की समाप्ति के बाद ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का ये जो कि यहाँ पर अंतिम वंश था लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वे बहलोल लोदी थे। और ये सैयद वंश को हरा कर उसको समाप्त करके और लोदी वंश की यानी स्थापना किया था। और इसका लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी जो कि यहाँ पर लोदी वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। इसके साथ दिल्ली सल्तनत जो कि समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 384 कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये सब याद रखिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन को जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385
तो क्वेश्चन नंबर 385 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 385 में यहाँ पर जो क्लियर मैसेज किया गया है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लिया जाता है। गोताखोर जो कि पानी के अंदर सांस लेने के लिए गैस का मिश्रण लिया, तो कौन सी गैस का मिश्रण लिया जाता है, याद रखिएगा। तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386 कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, जो कि यहाँ पर हनीमैन थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 387 कि फलों को पकाने के लिए कौन सी जो कि गैस उपयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा, एथिलीन गैस को जो कि फलों को, जिसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते होगी केला पकाने में इसमें काम आता है, कि एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 388 कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। तो वो चैत्र माह होता है पहला माह, याद रखिएगा। यहाँ पर भारत में 2 प्रकार के जो कि कैलेंडर, 2 प्रकार के संवत होते हैं। एक कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित होता है और एक विक्रम संवत पर आधारित होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 390 कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते थे, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक थे, जो यहाँ पर फ्लूट के नाम से जानते हैं, और जो कि यहाँ पर शिशिर वाद्य यंत्र होते, याद रखिएगा। यहाँ पर जिसमें जो कि ये हवा के द्वारा, जहाँ हवा फूंक के माध्यम से ये बजता है, याद रखिएगा, ये शिशिर होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 390। तो क्वेश्चन नंबर 390 कुछ यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। संविधान याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कि 25 वर्ष आयु कम से कम पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391 कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा, ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 392 यक्षगान का जो कि यहाँ पर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 393 कि मैकमोहन रेखा जो कि किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा होती है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर याद रखिएगा कि भारत जो कि चीन जो कि सबसे अधिक देशों के साथ जो कि अपना सीमा साझा करती है, ये भारत के अलावा अन्य 13 देशों के साथ ये अपना सीमा साझा करती है, यानी कुल मिलाकर ये जो कि 14 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है चीन, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि भारत और चीन का जो बीच सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इससे याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394 कि प्याज में जो कि खाद्य भाग कौन, यानी कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्याज का तना भाग जो कि खाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395 कि श्रव्य परिसर में की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396 कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। याद रखिएगा, ये बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 397 कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर याद रखिएगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। याद रखिए दोस्तों, विश्व में एक ऐसा देश नेपाल ही है जो अभी तक विश्व कभी भी गुलाम नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398 कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण गंगा जो यहाँ पर गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 399 कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नीलम संजीव रेड्डी जो कि एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध, यानी कि इनके विरुद्ध में कोई चुनाव इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 400 कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो कि सुंदरबन डेल्टा को बनाती है। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो में इस 50 क्वेश्चन में कितना आप सही कर पाए हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।